हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे यूपीएससी JKPSC एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चलें, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही बताते चले कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे जम्मू के अंदर, जहां पर कांग्रेस, एनसी और पीडीपी पर खुलकर यहां पर आप देखिए बात किया गया। अर्बन नक्सलियों के कब्जे में किस तरह से यहां पर है, ये बड़ी बात कही गई। और साथ ही साथ बताते चले कि एनसी, पीडीपी, कांग्रेस पुराना सिस्टम वापस यहाँ पर लाना चाहती है। और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और साथ ही पीडीपी संविधान को लेकर भी आप देखिए लोगों को किस तरह से बरगलाने की कोशिश करती है। बताते चले कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा यहाँ पर कांग्रेस बोलती है। क्या आप यहाँ पर माफ करेंगे? बड़ा बयान प्रधानमंत्री की तरफ से। और देश पर मर मिटने वालों का सम्मान नहीं करती है कांग्रेस पार्टी। 4 दशकों तक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए हमारे फौजियों को किस तरह से तरसाया गया, खजाने पर बोझ पड़ेगा, इस तरह से बड़ी बातें कही गई और इससे लागू नहीं किया गया। लेकिन 2014 में सरकार बनने के बाद 1 रैंक 1 पेंशन को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कह दी गई। और बीजेपी ने अपना हक यहाँ पर उन लोगों को दिया है जो पिछले 70 सालों से अपने हकों से वंचित थे। पश्चिमी पाकिस्तान, POK में आए हुए सारे हमारे जितने भी भाई हैं, उनका हक उन्हें दिया गया है। ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। और साथ ही बताते चले कि अर्बन नक्सलियों के कब्जे में इस वक्त कांग्रेस पार्टी है और घुसपैठियों में किस तरह से आप देखिए बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है कि घुसपैठिए जब आते हैं तो कांग्रेस को बहुत अच्छा लगता है, उनसे वोट बैंक यहाँ पर मांगने की कोशिश होती है, वो वोट बैंक के तौर पर उन्हें देखते हैं। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी संविधान के सबसे बड़े दुश्मन है, इस तरह से बड़ी बातें कही गई। और पंचायत, BDC, DDC के चुनावों को लेकर किस तरह से रोक लगाई गई थी। ST स्टेटस यहाँ पर दिया तो गया था, लेकिन फिलहाल जो ST की सीटें थी आरक्षित होनी चाहिए थी, नहीं की गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर सीटों को भी आरक्षित किया गया और लगातार यहाँ आप देखिए जिस तरह से निशाना साधने की बात की गई है। क्योंकि पहले भी आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी पर निशाना उन्होंने साधा कि जम्मू कश्मीर को लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार को चरम पर जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचाया और आम लोगों का विकास नहीं हो पाया। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। आदर्श गुप्ता जी ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और उनके साथ ही जुनेद हाशमी भी हमारे साथ रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। फिलहाल सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी आदर्श जी। जिस तरह से पीएम की तरफ से बड़ी बातें कही गई और ऑपोजिशन पर एक बड़ा निशाना साधा गया, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस और पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस बातें कर रही है, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोली जाती है, सबूत मांगे जाते हैं। नमस्कार आशा जी। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव जो अंतिम चरण में पहुंचे हुए हैं,
कल चुनाव का प्रचार बंद हो जाएगा और 1 तारीख को मतदान है, सबको पता है। और आखिरी चरण में जितना भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर सकती थी, उन्होंने किया। जितना उन्हें मौका मिला कांग्रेस या अपोजिशन के विरुद्ध बोलने का उन्हें मौका मिला, उन्हें कोई कसर नहीं छोड़ी। ये जितना भी भाषण प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, ये वही सब बातें हैं जो उन्होंने पहले भी कही थी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही तो पहले भी बहुत बार इस पे प्रश्न उन्होंने उठाया था कि कांग्रेस ने सवाल किए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं। मतलब ये सब चीजें तो सब वही चीजें हैं जो इन्होंने 370 के बाद यहाँ से जो लागू की थी। अगर वन पेंशन की बात करें या ST की बात करें या जो भी चीजें बात करें, आप कह सकते हैं कि इनकी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को गिनाने में ये लगे हुए थे क्योंकि चुनाव का वक्त है। और सबसे बड़ी बात है कि वही 3 खानदानों के ऊपर अटैक भी चल रहा है जो हमेशा चल रहा था। तो किसी न किसी तरह से चुनावों को, और कल को कौन सा खानदान किसके साथ मिलेगा ये तो हम अभी कह नहीं सकते हैं क्योंकि अभी 7-8 दिन 10 दिन के बाद पता चलेगा। लेकिन चुनावों के दिन है, चुनावों में ऐसी बातें होती रहती हैं और प्रधानमंत्री जी तो अब आपको पता ही है जब ऐसी बातें करते हैं तो लोग सुनते भी हैं। स्वागत जुड़ने के लिए जी, कंटिन्यू कीजिए प्लीज आदर्श जी। हाँ, तो इस वक्त जो है जिसको भी समय मिल रहा है, चाहे वो कांग्रेस है, कांग्रेस को समय मिल रहा है क्योंकि कल का दिन रह गया, कल 5 बजे वैसे भी चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो इस वक्त इनका यही तो है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में वो अपने बलबूते पर पहली सरकार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और इनकी आखिरी कोशिश समझ लीजिए कि इस सिलसिले में है कि आज की जो रैली जम्मू में हुई है उसके बारे में उन्होंने जितना कुछ कहना था कोई कसर छोड़ी नहीं। मतलब इन चुनावों के दौरों के बीच में जो कुछ उन्होंने बोला था वो सब मिला के, कुल मिला के आज वो सारे का सारे लोगों के सामने रख दिया। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सवाल यहाँ पर जुनेद, आवाज आ रही है क्या? जी। सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से आदर्श जी भी कह रहे हैं कि चुनावों का समय है, इस वक्त एक दूसरी पार्टियों पर आरोप लगते ही रहेंगे क्योंकि चुनावी जनसभाएं लगातार हो रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह होता है कि वाकई में जमीनी सतह पर काम किया गया है या नहीं, क्योंकि पीएम ने जिस तरह से आज गिनाया कि 1 लाख 1 पेंशन को लेकर लगातार जितने भी हमारे फौजी भाई थे वो लंबे समय से अपना एक संघर्ष कर रहे थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP की तरफ से ये काम नहीं किया गया था। बार बार कहा जाता था कि खजाने पर बहुत तरीके से बोझ पड़ेगा और काम नहीं हो रहा था। लेकिन 2014 के बाद जब सत्ता में मोदी सरकार आई है तो उसके बाद इस पर काम किया गया। आपको नहीं लगता है कि जमीनी सतह पर अगर कोई काम हुआ है तो उसे गिनाने में क्या दुराय है? देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की जम्मू की रैली का ताल्लुक है, जमीन पर क्या काम 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हुआ है उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आज घाटी में चुनाव है और चुनाव के बीच से पाकिस्तान गुम है। चुनाव के बीच से अलगाववादियों को छोड़ा जाए वो कहानी गुम है। चुनाव के बीच से पत्थरबाजों को छोड़ा जाए वो कहानी गुम है। चुनाव के बीच से आजादी के नारे गुम हैं। चुनाव के बीच से सब्ज रुमाल, पाकिस्तानी नमक, ये सारी कहानियां गुम हैं। चुनाव के बीच में नहीं कहा जा रहा है कि रावलपिंडी की रोड खोलने की बात की जाएगी। चुनाव के बीच में नहीं कहा जा रहा है कि मुजफ्फराबाद की रोड खोलेंगे, बल्कि चुनाव के बीच में कहा जा रहा है कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलें, लोगों की दिक्कतें और परेशानियां दूर हो, लोगों को गवर्नेंस मिले, लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक सरकार मिले। बस ये कहानी दोहराई जा रही है। इससे बड़ा राजनीतिक परिवर्तन जम्मू कश्मीर में और क्या हो सकता है? और उसके बाद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आकर, वो तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य इस समय जो चेहरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो जाहिर सी बात है वो निरंतर इसी पर बात करेंगे कि हमने जम्मू कश्मीर में क्या परिवर्तन लाया है। लेकिन एक पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ के नाते ये वो परिवर्तन है जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, जिन परिवर्तनों पर बात करने की जरूरत है और जिन परिवर्तनों का उल्लेख करने की जरूरत है कि ये हुआ है, इसको माना जाना चाहिए। पहली बार आपने जो सुना कि जनाब कोई रेड कारपेट वेलकम किसी अलगाववादी नेता को नहीं होगा, किसी अलगाववादी नेता को नहीं छोड़ा जाएगा, और जो नेता बाहर भी आएगा वो नेता भी भारत के संविधान की बात करेगा और जो संविधान के अंदर संभव है वो वाली बातें करेगा, संविधान के बाहर वाली कोई बात नहीं करेगा। और ये भी परिवर्तन है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री पहले कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा
और बाद में 2-2 कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ते हैं, यानी उनको भी विश्वास है कि इस बार जो चुनाव होंगे वो साफ सुथरे होंगे, तो मैं 2 जगह से लड़ूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो 5 अगस्त 2019 के बाद देखने को मिला है। और प्रधानमंत्री के तौर पर सरकार उनकी है, तो जाहिर सी बात है उल्लेख भी वो करेंगे। ठीक है जुनैद। आदर्श जी, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की एक मिसाल जो बिल्कुल बताई आशा जा जी, रही इस थी, बात- इस लेकिन बात उसकी को जो- पिक्चर जिस तरह से सामने आ रही है उसी का एक बहुत स्ट्रांगली मैसेज जाता है कि उमर अब्दुल्ला 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, गांधरबल, बड़गाम के अंदर वो आप देखिए किस तरह से चुनाव ऊपर थे, एक विश्वास कायम हुआ। नहीं, एक बात तो ये है, जो चीजें मेरे मित्र ने कही है, इसको झुठलाया तो जा नहीं सकता। ये तो आईने की तरह बिल्कुल साफ है, सामने दिख रही है, इसमें उसको दो राय नहीं है। जहाँ तक उमर अब्दुल्ला की है, उमर अब्दुल्ला एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना सकते थे, क्योंकि वो एक चुनाव हार चुके हैं और दूसरे चुनाव में अगर वो हारना नहीं चाहते, अगर वो हार जाए तो उनका जो कैरियर है वो बहुत बड़े स्टेक पे आ जाएगा। इसलिए उनको डर लगा, जैसे वो खुद बार बार कह रहे हैं कि मेरे विरुद्ध कोई साजिश चल रही है, हो सकता है जेल से खड़े होकर किसी और को मेरे विरुद्ध यहाँ पे चुनाव लड़ाया जाए और मुझे फिर हराने की कोशिश की जाए। मतलब सीधा सा उन्हें अपने आप पे भरोसा नहीं था। लेकिन आदर्श जी, तरीके से उन्होंने 87 दूसरी वाले जगह हालात नामांकन तो पत्र नहीं भरा। है, रिगिंग वाले हालात तो नहीं बने हुए हैं। आज एक विश्वास है उनके अंदर कि 2 जगहों से कंटेस्ट कर रहे हैं। अब वो चुनाव नहीं है, अब वो चुनाव नहीं है, रिगिंग वाले हालात नहीं है, अब वो चुनाव नहीं है। नमस्कार जी, आप अपने घर जाइए, आराम से बैठिए, आपका वोट डल चुका है, वो बात नहीं है। आज वो चुनाव नहीं है कि 2% या 5% वोटिंग होगी और कह दिया चलिए हम जीत गए, चीफ मिनिस्टर 5% पहले फेज के अंदर 24 सीटों पर चुनाव होता है और 60% से भी लगभग आप देखिए किस तरह से वोटिंग होती है। उस बीच में दूसरे चरण पर आ जाते हैं, 26 सीटों पर चुनाव होता है, 57% वोटिंग अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 58% ही उसे कहा जाएगा, क्योंकि 57.31% है। तो ये कम वोटिंग तो नहीं होती है। आज 2%, 4% वाला समय नहीं है, बाइकॉट वाला समय नहीं है। बिल्कुल ठीक है आपने आशा जी, इस वक्त बाइकाट का सब बाइकाट किसी ने बोला ही नहीं, ये शब्द ही नहीं निकला मुंह से, इनके मुंह पे सील लग गई बाइकाट के आदर्श जी नाम। कंटिन्यू करेंगे, रुकेंगे एक छोट। जुनैद, आप ही के पास आऊंगी सीधा। जिस तरह से मैनिफेस्टो की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। मैनिफेस्टो में साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लिखा गया कि 370 को वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर यह बनता है कि 1952 में जो स्टेप उठाया गया कि प्रेसिडेंट को शिफ्ट कर आप चीफ मिनिस्टरशिप लेते हैं, और जब चीफ मिनिस्टरशिप लेते हैं तो उस वक्त के हालात जम्मू कश्मीर के क्या थे? क्या आज एब्रोगेशन को लेकर बात हो रही थी? उस वक्त को लेकर किस तरह से इस बात को देख रहे हैं? क्योंकि 370 का एक बड़ा अराग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस अलाप रही है, तो फिर 1952 में क्या हुआ था? और फिर सवाल रखा गया कि 1952-53 की तर्ज पर प्रयास किया जाएगा। देखिए, जहां तक 1952 का ताल्लुक है, तब जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री हुआ करता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े नेता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला गिरफ्तार हुए, 22 साल जेल में रहे, और 1975 में जब बाहर आए तो जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री हो चुका था और राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल हो चुका था। अगर वो चाहते तो उस समय इसको एक्सेप्ट नहीं करते, कबूलते नहीं, लेकिन उन्होंने कबूला, सत्ता हासिल की और उसके बाद सत्ता में आ गए। अब एक और बड़ी चीज का मैं उल्लेख करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू आए। जम्मू में उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। एक इतिहास जम्मू कश्मीर का यह भी रहा है कि क्षेत्रीय दल जब भी किसी प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर बुलाते और बड़ी रैली को संबोधित कराना होता था तो प्रधानमंत्री को पहले ही एक चिट पकड़ा देते थे और कहते थे कि आप तो अपना भाषण करिए, लेकिन 4 बातें हमारी भी कहिएगा। इसमें कहिएगा कि पाकिस्तान से बातचीत होगी, इसमें कहिएगा कि कुछ लोगों को छोड़ा जाएगा, और इसमें कहिएगा कि जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों से बातचीत होगी, यूं होगा। ये इसलिए कहिएगा क्योंकि जनाब ये बड़ा जरूरी है, वरना यहाँ हालात बड़े खराब हो जाएंगे। हमने बड़े मुश्किल से जो लोग जमा किए हैं। एक सबसे बड़ा परिवर्तन जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है, घाटी में गृह मंत्री की 1 रैली, प्रधानमंत्री की 3 रैलियां हो चुकी हैं, और किसी भी रैली में किसी जो वहां का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी क्षेत्रीय दल को ना तो बुलाया गया, ना उनकी मिन्नत समाजत की गई, और ना ही उनका लिखा हुआ स्क्रिप्ट प्रधानमंत्री ने पढ़ा। तो इसका मतलब क्या है? इससे बड़ा और परिवर्तन क्या होगा जम्मू कश्मीर में कि क्षेत्रीय दलों को यह बात समझ में आ गई है कि आप भारत का हिस्सा हैं, और आप भारत का हिस्सा होने के साथ में आप भारत के प्रधानमंत्री को डिक्टेट नहीं करेंगे
कि आप क्या बोलेंगे स्टेज पर जाकर। अब भारत के प्रधानमंत्री को जो बोलना होगा, जो उनको लगेगा कि ये देश की एकता और अखंडता के लिए बोलना जम्मू घाटी में जरूरी है, वो वही बोलेंगे। और उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा संवाद होगा मगर घाटी के युवाओं के साथ, संवाद होगा घाटी के आम आदमी के साथ। इसी के चलते ये पहला चुनाव है घाटी में जहां युवाओं के अंदर जोश दिखाई दे रहा है। आप फेसबुक देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, ट्विटर देखिए, कभी नहीं हुआ इतिहास में, 2014 में भी नहीं हुआ था कि युवाओं ने वोट डाला, बाहर आए और अपना अंगूठा जो है, अपनी उंगली जो है, जब सरकार की तरफ से दावा होता है कि पत्थरबाजी की घटनाएं पूरी तरह से निल हो चुकी हैं, आतंकवादी घटनाएं पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर हैं, वहां पर सवाल उठ जाता है कि जम्मू की तरफ शिफ्ट हुआ है एपेक्स सेंटर। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि अलगाववादी नेता, आतंकवाद किस तरह से खदेड़कर यहां से निकाला गया है जम्मू कश्मीर के अंदर से, ये बड़ा सवाल है जो जनता को समझने की जरूरत है। देखिए मेरी बात सुने, जहां तक जम्मू संभाग में आतंकवाद का ताल्लुक है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं। और ये जो उन्होंने यहां पर ये फ्रंट खोला है, 6 महीने का समय, 6 महीने के बाद आप इसके नतीजे देखेंगे और 6 महीने के अंदर अंदर यहां भी वही माहौल होगा जो माहौल घाटी में है कि आप आतंकवादियों का साथ देने से पहले, आतंकवाद का समर्थन करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। ये पाकिस्तान ने करना है, वो करने की कोशिश करेगा, ये सारी एजेंसियां जानती थी। और जो लोग इस समय ये कह रहे हैं कि आतंकवाद घाटी से जम्मू पहुंच गया, वो लोग थोड़ा सा इतिहास का पन्ना पलटें और देखें कि 1996 से जो नरसंहारों का सिलसिला शुरू हुआ, वो नरसंहारों का सिलसिला साल 2006 में जाकर खत्म हुआ। उसके बाद जो आतंकवाद जम्मू ने झेला है, उस आतंकवाद का अगर उल्लेख किया जाए तो बड़े बड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए आतंकवाद पर ये बताना कि जम्मू में बढ़ा है घटा है, मुझे लगता है इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। अगर जम्मू में आतंकवाद बढ़ा होता तो यहाँ का मत प्रतिशत इतना बड़ा हुआ नहीं मिलता। डेवलपमेंट भी आ जाती है जुनेद, 53,000 करोड़ रुपए का निवेश लगाने की बात हुई थी, 2 करोड़ से भी ज्यादा टूरिज्म जो है वो बढ़ा है, टूरिस्ट पहुंचे हैं। लेकिन उस बीच में लगातार ऑपोजिशन इस तरह से सवाल उठा रही है। आदर्श जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। आज पीएम ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ये पूरा। बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।